क्या है यहाँ पर चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 का आज हमको क्या करना है, पुनरावर्तन, रिवीजन करना है। इस चैप्टर में से क्या होता है कि इस चैप्टर में से सेक्शन डी में एक 4 नंबर का बड़ा सा प्रश्न आता है। 4 नंबर का बड़ा सा प्रश्न आता है। तो मेरे हिसाब से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो मानव नेत्र की रचना, मानव नेत्र की रचना। तो मानव नेत्र की रचना क्या करिए, समझाइए आकृति बनाकर, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो मानव नेत्र की रचना में आपको ऐसी आकृति बनानी है। ऐसी आपको आकृति बनाने की, और फिर लिखने का कि वस्तु में से आने वाले प्रकाश की किरण, वस्तु में से जो आने वाली प्रकाश की क्या है, किरण, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा, पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया या तो स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो आपको लिखने का वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरण एक पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अब अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन इस कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही हो जाता है। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर हो जाता है। फिर क्या होता है कि कॉर्निया के पीछे आए, कॉर्निया के पीछे आए पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं, जिसे परितारिका कहते हैं। तो आपको लिखने का कि कॉर्निया के पीछे पेशी जैसी क्या होती है, रचना, जिसे परितारिका कहते हैं, जो क्या करती है कि पुतली के आकार का नियंत्रण करती है, पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। अब क्या होता है कि पुतली क्या करती है, तो पुतली आपतित होने वाली प्रकाश की किरण का, आपतित होने वाली प्रकाश की किरण की मात्रा का नियंत्रण करती है। तो आपको याद रखने का कि पुतली का काम क्या है, तो आपतित होने वाली प्रकाश की किरण की मात्रा का नियंत्रण करती है। अब ये क्या है, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस यानी इसको क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस क्या करता है कि उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है, और जिस जगह पर प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं रेटिना अथवा नेत्रपटल कहते हैं, नेत्रपटल अथवा रेटिना कहते हैं। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनना चाहिए। तो आपको लिखने का कि वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरण एक पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह से ही हो जाता है। कॉर्निया के पीछे आए पेशी जैसी रचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका का काम क्या है, एक तो पुतली के आकार का नियंत्रण करता है, उसको छोटा बड़ा करता है, और पुतली का काम क्या है कि आपतित होने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस जो है, यह अभिनेत्र लेंस क्या करता है कि आपतित होने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन करता है, और जिस जगह पर प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं रेटिना। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश संवेदनाग्राही कोशिका होती है, बहुत सारी प्रकाश संवेदनाग्राही क्या होती है, कोशिका, जो क्या करती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, विद्युत सिग्नल। और इस विद्युत सिग्नल को दिक् तंत्रिका, दिक् तंत्रिका, ये दिक् तंत्रिका जो है वो क्या करती है कि मस्तिष्क तक ले जाती है, मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की पहचान होती है। वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होती है, पहचान होती है। तो आपको लिखने का कि इस रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश संवेदनाग्राही क्या होती है, कोशिका, बहुत सारी प्रकाश संवेदनाग्राही क्या होती है, कोशिका, जो क्या करती है कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, विद्युत सिग्नल।
और उस विद्युत सिग्नल को दिक् तंत्रिका मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होती है, पहचान होती है। अब क्या होता है कि ये अभिनेत्र लेंस को अपनी जगह पर पकड़ कर रखने का काम पक्षमाभी पेशी करती है। पक्षमाभी पेशी कहती है, जिसको सीलियरी स्नायु भी बोलते हैं। तो कौन करता है, पक्षमाभी पेशी। यानी आपको लिखने का कि ये पक्षमाभी पेशी अभिनेत्र लेंस को यानी कि नेत्र मणि को अपनी जगह पर पकड़ कर रखने का काम करती है और इस अभिनेत्र लेंस को छोटा बड़ा करने का काम यानी उसकी फोकस दूरी बदलने का काम भी कौन करता है, तो पक्षमाभी पेशी यानी सीलियरी स्नायु। कौन करता है, सीलियरी स्नायु। तो आपको लिखने का पक्षमाभी पेशी अभिनेत्र लेंस को अपनी जगह पर पकड़ कर रखने का काम करती है। दूसरा क्या लिखने का कि अब ये पक्षमाभी पेशी के द्वारा अभिनेत्र लेंस को थोड़ा मोटा पतला करके उसकी फोकस दूरी बदल सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको मानव नेत्र के बारे में लिखने का। अच्छा, मानव का नेत्र जो होता है वो कैमरा का काम करता है। इसका काम करता है कैमरा का। तो ये मानव नेत्र की रचना पूछे तो आपको ये लिखने का। दूसरा एक प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण बोले या तो विभाजन, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा तो आपको यही लिखने का। क्या लिखेगा कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या तो विभाजन। तो ये कांच का प्रिज्म है। कांच के प्रिज्म की जो सतह होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तो कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। पर्दे पर नीचे से ऊपर जाने पर रंगों का क्रम बेजानी पिनाला क्रम में होता है। तो आपको लिखने का कि कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। पर्दे पर नीचे से ऊपर जाने पर रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होता है। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट कहते हैं। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम अथवा तो वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में या अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को विक्षेपण या विभाजन कहते हैं। अब क्या होता है कि लाल रंग के प्रकाश का, ये लाल रंग का प्रकाश है, उसका विचलन कैसा है, कम, और बैंगनी का विचलन कैसा है, ज्यादा है। क्यों ऐसा है, कारण कि लाल रंग के प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे कैसा होता है, अधिक। वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन जो है वो सबसे कम होता है। इसलिए वो वर्णपट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। वर्णपट में सबसे कहां पर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो आपको लिखने का लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए वो वर्णपट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कैसा होता है, कम, और विचलन उसका सबसे अधिक होता है। इसलिए बैंगनी रंग वर्णपट में सबसे नीचे दिखाई देता है। वर्णपट में सबसे कहां दिखाई देता है, नीचे। तो आपको पूछे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण या विभाजन, तो लिखने का कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। पर्दे पर नीचे से ऊपर जाने पर रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होता है।
इसको संक्षिप्त में याद रखना हो तो लिखेंगे बेजानी पिनाला क्रम में होता है। अब लिखने का कि इन 7 रंगों के समूह को वर्णपट कहते हैं। इन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णपट। दूसरा क्या होता है कि श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में या अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को विक्षेपण या विभाजन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है, इसलिए वर्णपट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए वर्णपट में सबसे नीचे दिखाई देता है। अगर इसी चैप्टर में से उसको पूछना हो तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष पर टिप्पणी लिखो, अथवा मेघधनुष भी बोलते हैं इसको। तो इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। अब क्या होता है कि इंद्रधनुष की रचना में क्या होता है कि ये पानी की बूंद जो है, वो पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म का काम करती है। एक छोटे प्रिज्म का काम करती है। जब सूर्य की किरण इस पानी की बूंद में से गुजरती है, जब सूर्य की किरण इस पानी की बूंद में से क्या होती है? गुजरती है, तो सबसे पहले उसका विक्षेपण होता है। यानी 7 रंगों में क्या होता है? विभाजन। तो सबसे पहले उसका विक्षेपण होता है। फिर क्या होता है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण का मतलब पूरा और आंतरिक का मतलब अंदर का अंदर। परावर्तन का मतलब पीछे मोड़ना। तो उसका पूर्ण आंतरिक क्या होता है? परावर्तन। और जब ये पानी की बूंद में से बाहर निकलती है तब इसका अंत में अपवर्तन होता है। अंत में क्या होता है? अपवर्तन। और अपवर्तन होता है तो इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। इंद्रधनुष की रचना होती है। तो लिखने का इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। तो आपको लिखने का कि इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। आकाश में दिखने वाला प्राकृतिक वर्णपट है, अपने आप बनता है, कोई बनाता है नहीं। जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से क्या होती है? गुजरती है, तो सबसे पहले उसका विक्षेपण होता है, फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब पानी की बूंद में से बाहर निकलती है तो अंत में उसका अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के बाद इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। रंगों का क्रम हमेशा बैंगनी से लाल की तरफ होता है। रंगों का क्रम हमेशा बैंगनी से लाल की तरफ होता है। हमेशा इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। तो हमेशा याद रखने का कि इंद्रधनुष जो है वो सूर्य की कहाँ दिखाई देता है? विरुद्ध दिशा में। तो आपको याद रखने का कि सुबह के समय जो इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखता है, और शाम के समय इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देता है। तो हमेशा इंद्रधनुष सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय पश्चिम में और शाम के समय पूर्व में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष पर टिप्पणी पूछे तो आपको लिखने का कि इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। आकाश में दिखाई देने वाला प्राकृतिक वर्णपट है। जब सूर्य की किरण पानी की बूंद में से क्या होती है? गुजरती है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। यानी 7 रंगों में क्या होता है? विभाजन। फिर उसका पूर्ण आंतरिक क्या होता है? परावर्तन। और अंत में अपवर्तन होता है। और इंद्रधनुष की क्या होती है? रचना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। रंगों का क्रम हमेशा बैंगनी से लाल की तरफ होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विरुद्ध दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय पश्चिम में और शाम के समय पूर्व में दिखाई देता है। तो इस चैप्टर में से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखने का पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। तो पृथ्वी का वातावरण जो है वो अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा क्या होती है? पतली होती जाती है।
यानी नीचे हवा कैसी है, मोटी, और ऊपर हवा कैसी है, पतली। तो पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से अधिक होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए हम जैसे जैसे नीचे से कहा जाते हैं ऊपर, वैसे वैसे अपवर्तनांक में कमी आती है। अपवर्तनांक में क्या आती है, कमी आती है। तो आपको लिखने का पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए हम जैसे जैसे नीचे से कहा जाते हैं ऊपर, वैसे वैसे अपवर्तनांक में क्या आती है, कमी आती है। दूसरी बात क्या होता है कि वातावरण के स्तर की जो भौतिक परिस्थिति है वो स्थायी नहीं होती। भौतिक परिस्थिति जो है वो स्थायी नहीं होती है। यानी भौतिक परिस्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे हवा की गति, मतलब तापमान, ये सब चीज क्या है, स्थायी नहीं होता। ये क्या होता है, बदलता रहता है। ये सब चीज क्या होता है, स्थायी होता नहीं है। बराबर, ये सब चीज क्या होता है, बदलता रहता है। इसलिए वस्तु के आभासी प्रतिबिंब की स्थिति, आभासी प्रतिबिंब की स्थिति बदलती दिखाई देती है। इस घटना को वायुमंडलीय क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आपको लिखने का कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से कैसा होता है, अधिक। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे से कहा जाते हैं ऊपर, वैसे वैसे अपवर्तनांक में क्या आती है, कमी। अब क्या होता है, वातावरण के स्तर की भौतिक परिस्थिति जो है वो स्थायी नहीं होती। जैसे हवा की गति और तापमान वो बदलता रहता है। इसलिए वस्तु के आभासी प्रतिबिंब की स्थिति बदलती दिखाई देती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको निम्नलिखित घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे सूर्योदय का पहले होना, सूर्योदय का पहले होना, या सूर्यास्त का विलंब से होना। सूर्यास्त का क्या होना, विलंब से होना। सूर्यास्त का विलंब से होना। और तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये सब घटनाएं हमको देखने को मिलती है। तो इसी में हम तारों का टिमटिमाना पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको लिखने का पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। अब क्या होता है, नीचे जो जमीन से नीचे की हवा है वो हवा क्या होती है, ठंडी होती है। जिसके कारण कौन सा माध्यम होता है, सघन, सघन माध्यम होता है। और ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की हवा क्या होती है, गर्म होती है। इसलिए क्या होता है, विरल माध्यम। तो आपको याद रखने का कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। अब नीचे की हवा ठंडी है, यानी कि मोटी हवा है, जाड़ी हवा, इसलिए वो ठंडी है, इसलिए कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। ऊपर की हवा बड़ा गर्म है, क्यों, क्योंकि पतली है, इसलिए कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। अब क्या होता है कि तारे में से आने वाले प्रकाश की किरण, ये तारे में से आने वाले प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है, प्रवेश, तो विरल माध्यम से कहा जाती है सघन माध्यम में, तो अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के पास आती है। तो अभिलंब के पास आती है जिसके कारण तारे का एक स्थान और दिखाई देता है। तो तारे का एक स्थान और दिखाई देता है, तो वो आभासी स्थान दिखाई देता है जो उसके मूल स्थान से थोड़ा ऊपर अलग दिखाई देता है। यानी हमको तारे के दो स्थान दिखते हैं, एक मूल स्थान और दूसरा आभासी स्थान। तो आपको लिखने का कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। जमीन से पास की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए सघन माध्यम। ऊपर की हवा गर्म होती है, इसलिए विरल माध्यम। अब क्या होता है कि तारे में से आने वाले प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है, प्रवेश करती है,
तो क्या होता है कि विरल माध्यम में से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश, जिसके कारण क्या होता है कि तारे का हमको एक स्थान और दिखाई देता है जिसे आभासी स्थान कहते हैं, जो उसके मूल स्थान से थोड़ा अलग ऊपर दिखाई देता है। अब क्या होता है कि वातावरण के स्तर की जो भौतिक परिस्थिति है वो बदलती रहती है, यानी चेंज होती रहती है, स्थायी नहीं रहती, जैसे हवा की गति और तापमान, जिसके कारण हमको तारे के आभासी प्रतिबिंब की स्थिति बदलती दिखाई देती है। लेकिन मुख्य कारण यह है कि तारे में से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए हमको तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसलिए हमको तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं। आपको बोले तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको लिखने का पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। लिखने का नीचे की हवा क्या होती है, नीचे की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, वो सघन माध्यम, ऊपर की हवा गर्म होती है, इसलिए विरल माध्यम। तारे में से आने वाले प्रकाश की किरण जब पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो विरल माध्यम में से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, जिसके कारण हमको तारे का एक स्थान और दिखाई देता है जिसे आभासी स्थान कहते हैं, जो उसके मूल स्थान से थोड़ा ऊपर अलग दिखाई देता है। अब वातावरण के स्तर की भौतिक परिस्थिति जो है वो स्थायी नहीं होती, वो क्या होती है, बदलती रहती है, जिसके कारण तारे के आभासी प्रतिबिंब की स्थिति बदलती दिखाई देती है। फिर लिखने का कि मुख्य कारण यह है कि तारे में से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की तीव्रता समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछे, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो वातावरण है, ये पृथ्वी का वातावरण धूल के कण, पानी की बूंद, हवा के अणु और धुएं के कणों का बना होता है। तो आपको याद रखने का कि पृथ्वी का वातावरण धूल के कण, पानी की बूंद, हवा के अणु और धुएं के कणों का बना होता है। अब ये सब के सब कलील कण है, यानी ऐसे कण है जो आपको ऐसा लगेगा घुले हुए हैं, पर ये वास्तव में वातावरण में घुले होते हैं नहीं। आने तो ये सब कैसे कण है, कलील कण है। अब ऐसे कणों पर जब प्रकाश क्या होता है, गिरता है, ऐसे कणों पर जो प्रकाश क्या होता है, गिरता है, तो उसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन यानी प्रकाश फैलता है और इसके कारण हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। प्रकाश का जो मार्ग है वो हमको दिखाई देता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो आपको लिखने का पृथ्वी का वातावरण धूल के कण, पानी की बूंद, हवा के अणु और धुएं के कणों का मिश्रण है, यानी उन्हीं का बना होता है। ये सब के सब कलील कण है। ऐसे कणों पर जब प्रकाश क्या होता है, गिरता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश बिखरता है, जिससे हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है और इस घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है कमरे के छत के सूक्ष्म छिद्र में से जब सूर्य की किरण कमरे में क्या करती है, प्रवेश, तो हवा में रहे जो धूल के कण है उसके द्वारा क्या होता है, उसका प्रकीर्णन होता है और हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो आपने कभी देखा होगा घर में कि एक छोटा सा छिद्र हो, अगर पतरे वाला घर हो और उसमें से छोटे से छिद्र में से अगर सूर्य की किरण आती है तो क्या होगा कि पहले से सक्रिय होती है, फिर बाद में जाकर फैल जाती है और उससे उसका अपने को उतना मार्ग पूरा दिखता है और उसमें ऐसा लगता है जैसे धूल के कण ऐसे गोल गोल क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। तो आपको लिखने का कमरे के छत के सूक्ष्म छिद्र में से, कमरे के छत के सूक्ष्म छिद्र में से जब सूर्य की किरण कमरे में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो हवा में रहे धूल के कण द्वारा प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है और टिंडल हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। यही घटना घने जंगल में क्या होता है कि हवा में नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो घने जंगल में
जब प्रकाश की किरण क्या करती है, प्रवेश, तो हवा में रही पानी की बूंद के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इस घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ऐसा प्रश्न पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि यानी आंख और दोष यानी कमी। आंख की कमी किसे कहते हैं, तो जब हमारी आंख में अपवर्तन दोष उत्पन्न होता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। जब हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता तो अपवर्तन दोष उत्पन्न होता है और उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। तो जब हमारी आंख में क्या होता है, अपवर्तन दोष उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष के कितने प्रकार है, 3। पहला है क्या, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो आपको लिखने का, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब हमारा दृष्टि अंतर जो है, हमारा दृष्टि अंतर कितना है, तो 25 सेमी से अनंत दूरी है, अनंत दूरी। तो 25 सेमी क्या है, हमारा निकट बिंदु है और अनंत दूरी हमारा क्या है, दूर बिंदु। तो हमें यहाँ पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है और पास की वस्तु स्पष्ट क्या हो रही है, दिख रही है। इसका मतलब कि जो हमारा दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के कहां पर आ जाता है, पास में। तो जो हमारा दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के कहां पर आ जाता है, पास, आंख के पास में आ जाता है। इसलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है नहीं। अब क्या होता है कि जो दूर की वस्तु है वो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के सामने बनता है, इसलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण ये है कि जो आंख का लेंस है वो आंख का लेंस कैसा हो जाता है कि वो आंख का लेंस छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, छोटा, यानी मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी जो है वो फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, यानी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ये निकट दृष्टि दोष का अगर हमको निवारण करना है और हमको दूर की वस्तु क्या देखनी है, स्पष्ट, तो हमें अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है। अवतल लेंस का क्या पहनना पड़ता है, चश्मा। तब ये दूर की वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है, रेटिना पर। आपको लिखने का कि अगर पूछे निकट दृष्टि दोष के बारे में लिखो तो आपको लिखने का, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर लिखने का कि निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के पास में आ जाता है। निकट दृष्टि दोष में जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के क्या बनता है, आगे। अच्छा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो जो आंख का लेंस है वो कैसा हो जाता है, छोटा, यानी कैसा बन जाता है, मोटा, और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम। इसलिए ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इस निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो क्या करना पड़ता है, तो अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। अब इसी से मिलता जुलता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ यानी बड़ा और दृष्टि यानी आंख और दोष यानी कमी। आंख की बड़ी कमी उसको कहते हैं कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।
हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। कारण क्या है कि जो हमारा क्या है निकट बिंदु, क्या है निकट बिंदु, ये निकट बिंदु 25 सेमी से दूर चला जाता है। 25 सेमी से कहां चला जाता है, दूर चला जाता है। और जो पास की वस्तु का प्रतिबिंब है वो पास की वस्तु का प्रतिबिंब, पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो जो आंख का लेंस है वो लेंस बड़ा हो जाता है यानी पतला बनता है और उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है, इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष का अगर निवारण करना है और उसको हमें दूर करना है और पास की वस्तु को हमें स्पष्ट देखना है तो हमको क्या करना पड़ता है कि उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है। तो उत्तल लेंस का क्या पहनना पड़ता है, चश्मा, तब जाकर वो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना पर। तो आपको ये निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अंतर के रूप में चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि निकट दृष्टि दोष जो है उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में जो आंख का दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के पास में आ जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में जो आंख का निकट बिंदु है वो 25 सेमी से दूर चला जाता है। अब क्या लिखने का कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो जो लेंस है वो छोटा हो जाता है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, बड़ा यानी पतला बनता है और फोकस दूरी अधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आता हमारा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता को प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें वैसे वैसे आंख की समंजन क्षमता में क्या आती है, कमी, और हमको चश्मे के बिना दूर और पास की दोनों वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। आपको लिखने का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि जो आंख की समंजन क्षमता है उसमें क्या आती है, कमी। क्यों, क्योंकि जो हमारी पक्षमाभी पेशी है, पक्षमाभी पेशी यानी सीलियरी स्नायु, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण समंजन क्षमता में क्या आती है, कमी, और तब हमें चश्मे के बिना दूर और पास की दोनों वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। अब इस जरा दूरदृष्टिता को दूर करना है तो द्विकेंद्री या द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस बायफोकल लेंस में क्या होता है कि चश्मे के कांच के बीच में क्या होती है, लाइन होती है। ऊपर का भाग अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है। ऊपर का भाग कैसा होता है, अवतल, और नीचे का भाग उत्तल होता है। तो आपको लिखने का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी पक्षमाभी पेशी यानी सीलियरी स्नायु कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आंख की समंजन क्षमता में क्या आती है, कमी, और चश्मे के बिना दूर और पास की दोनों वस्तुओं को देखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। ये जरा दूरदृष्टिता को दूर करना हो तो द्विफॉक्सी लेंस यानी बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस में क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होता है
वो उत्तल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है। इसी में एक और भी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जब उम्र हमारी अधिक हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो क्या होता है, कई बार आंख का जो लेंस होता है, ये आंख के लेंस के आगे एक दूधिया रंग की परत जमा हो जाती है। दूधिया रंग की परत जमा हो जाती है। दूधिया रंग की क्या जमा हो जाती है? परत। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि आंख के लेंस के आगे दूधिया रंग की क्या होती है? परत जमा होती है, जिससे व्यक्ति अपनी दृष्टि क्या करता है? खो देता है। ना उसको दूर का दिखेगा ना पास का, और चश्मे से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहते हैं। और ये मोतियाबिंद को दूर करना हो तो इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि आंख के लेंस के आगे एक दूधिया रंग की परत जमा होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी दृष्टि क्या करता है? खो देता है। तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। और ये मोतियाबिंद को दूर करना है तो हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? ऑपरेशन कराना पड़ता है।